कि कुर्मी समाज जो है वो अपने आप में भी कंफ्यूज समाज है। कुर्मी समाज अपने आप को हिंदू भी कहता है, अपने आप को अनुसूचित जनजाति भी कहता है, अपने आप को प्राकृतिक धर्म का पालक भी कहता है, अपने आप को सरना धर्म का समर्थक भी कहता है। ये संघी भी है, ये कांग्रेसी भी है, ये राष्ट्रवादी भी है, ये क्षेत्रवादी भी है, ये जातिवादी भी है, ये संकुचित भी है, ये इलेबोरेटेड भी है, ये निर्धन भी है, ये संपन्न भी है। ओहदार हैं, कथित कलश ओहदार जो हैं, हर लोकसभा चुनाव से पहले उनका एक रैली होना ही होना है, और उससे पहले एयरपोर्ट पे एनडीए के नेताओं को माला पहनाते हुए, गमछा पहनाते हुए, हर 5 साल में जब भी लोकसभा चुनाव आएंगे या विधानसभा चुनाव आएंगे तो उनका एक रैली का घोषणा होना होता है। ये सर्वविदित बात है और इनके बातों को समाज बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट इनका रहता है ताकि जो मन मुताबिक डील हो सके। हमारे बड़े भैया सुदेश महतो हैं, सरकार को हमेशा बनाने और गिराने के पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने समाज को बनाने के लिए इस तरीके का स्टंट करने का कभी जो है वो जिद नहीं मचाया। हमेशा उनकी जिद होती है कि कुर्सी कैसे मिल जाए, मंत्रालय कैसे मिल जाए, सिल्ली, रामगढ़, मांडू और बड़का गांव कैसे मिल जाए, ना कि कुर्मी का जो बरसों पुराना मांग है वो कैसे मिल जाए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और झारखंड में इसकी खूब जोर शोर से तैयारी चल रही है। कहने को झारखंड प्रदेश आदिवासी समुदाय बहुल माना जाता है, लेकिन झारखंड में 5 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां कुर्मी समाज के लोग यानी कि कुर्मी वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कुर्मी जाति की हिस्सेदारी कितनी है, यही जानने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे साथ संतोष कुमार महतो हैं। संतोष जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। साथ ही साथ आपके जितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, प्रशंसक हैं, सभी को खतियानी झारखंडी जोहार। बिल्कुल, झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य और इसको देखते हुए झारखंड में कई सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन कुर्मी जाति के लोग यहाँ पर निर्णायक होते हैं 5 लोकसभा सीटों पर। तो यहाँ पर जब चुनाव के दौरान जब सीटों के उम्मीदवारों का बंटवारा होता है, नाम तय होते हैं, तो कुर्मी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी जिस तरह से होती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और झारखंड के लोगों के बीच में हमारी एक पहचान है कि हम लोग किसी जातिगत, पहले मैं एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि कोई विवाद ना हो। पूरे झारखंड में हमारी जो पहचान है वो एक पहचान ऐसे नेता के रूप में है या ऐसे एक्टिविस्ट के रूप में है जो सोशल जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, सामाजिक न्याय को सपोर्ट करते हैं। 2015-16 से हमारा जय झारखंड अभियान सामाजिक न्याय का समर्थक रहा है और सबसे पहले हमने झारखंड में नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो हिस्सेदारी रोजगार में भी हो, वो हिस्सेदारी शिक्षा में भी हो, और सबसे प्रमुख मुद्दा जिससे ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है यानी राजनीति। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस हिसाब से पूरे झारखंड में कुर्मी समाज सभी समाज का बड़ा भाई है। बड़ा भाई होने का तात्पर्य है कि संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है और निश्चित रूप से 5 नहीं बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपना जो विश्लेषण है उस आधार पे 10 से 12 सीटों में हमारी निर्णायक भूमिका होती है। लेकिन हाँ, वो निर्णायक भूमिका कहीं पे जिताने में है और कहीं पे हराने में भी है। जो 5 लोकसभा आप बता रहे हैं वहाँ पे अभी तक हमारा जो आंकड़ा है उसमें हम लोग जिताने वाली भूमिका में रहे हैं। हमारा अपने जाति का या हमारे समाज का ही प्रत्याशी जीते ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, सिर्फ एक सीट पर कुर्मी उम्मीदवार तैयार किया गया है और इसी तरह से कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर ऐलान कर दिया है, अभी कुछ सीटों पर बाकी है। तो क्या लगता है कि दूर होता जा रहा है कुर्मी समुदाय, इस राजनीति से वो दूर रखा जा रहा है?
देखिए, इसमें क्या है ना कि जो हमारे समाज के भीष्म पितामह हैं, चौधरी जी भी रांची लोकसभा से रेस में हैं। उम्मीद है कि उनको भी टिकट मिलना है। एक और जेपी पटेल भाई साहब हैं, उनको भी टिकट कंफर्म हो गया है इंडिया गठबंधन से। फिर हमारे सीपी चौधरी हैं गिरिडीह से। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दौड़ में हैं, जिनको बड़ी पार्टियों ने टिकट दिया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसा संभावित कुर्मी प्रत्याशी हैं, हमारे जयराम बाबू भी हैं। तो टिकट देना मजबूरी भी बन रहा है राष्ट्रीय पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का भी। लेकिन हाँ, अभी भी समाज अपनी मजबूती दिखाने में, या अभी जो आपने बार बार कहा कि निर्णायक भूमिका निभाने में, अभी तक जो है एक हद तक सफल नहीं हो पाया है। नहीं तो एक समय ऐसा भी झारखंड में देखने को मिलेगा कि कुर्मी ना सिर्फ प्रत्याशी तय करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी और उसकी दशा क्या होगी। जब लोकसभा चुनाव की बात होती है और टिकट बंटवारे में जातीय भागीदारी की बात होती है, तो जातीय मुद्दे जो होते हैं, जैसे कुर्मियों का जो आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग जैसी बातें होती हैं, बार बार केंद्र की ओर रुख किया जाता है, राज्य सरकार के सामने भी आंदोलन किया जाता है, तो ये सब मुद्दे क्यों नहीं हो पाते हैं इस लोकसभा चुनाव में? इसमें दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, आजसू हो या बीजेपी कांग्रेस हो, कभी किसी ने चाहा ही नहीं, नियत से चाहा ही नहीं कि यहाँ के कुर्मियों को न्याय मिले। नहीं तो ये आजसू अगर चाह लेता तो यहाँ के कुर्मी अनुसूचित जनजाति में कब का शामिल हो चुके होते। बीजेपी की अगर मंशा होती या कांग्रेस की या जेएमएम की मंशा होती तो राज्य स्थापना के 1-2 साल के अंदर में ही निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति में जो शामिल करने की हमारी पुरानी मांग है उसको पूरा किया जा सकता था। इसमें कहीं पे भी कोई राजनीतिक पेच नहीं है, कहीं कोई कानूनी पेच नहीं है, कहीं कोई सामाजिक पेच नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप झारखंड के कोने कोने में चले जाइए, कोई भी ऐसा वर्ग है जो इसके विरोध में भी नहीं है। इक्का दुक्का जो है अपने चेहरा चमकाने के लिए या अपने राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए बयानबाजी कर देते होंगे, लेकिन आप आदिवासी समाज के बड़े चेहरे सूर्य सिंह बेसरा को देख लीजिए या किसी भी बड़े आदिवासी नेता को आप देख लीजिए, वो कुर्मी का जो मांग है उसके समर्थक हैं। बहुत बार उन्होंने बयान भी दिया है कि नहीं, इनकी मांग जो है वो जायज़ है। तो मामला कहीं पे भी फंसने वाला नहीं है। बस मामला फंसता है कि आजसू, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस सभी लोग कुर्मी के आंच पे जो रोटी पकती है ना, वो बहुत जल्दी पकती है और वो कोई अपना रोटी जो है वो नहीं चाहता है कि कच्चा रह जाए। सब कोई राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसीलिए कुर्मी का जो मुद्दा है इसको कोई भी सॉल्व करना ही नहीं चाहता है। और दूसरा पक्ष ये है, ये तो राजनीतिक पक्ष मैंने बताया, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि कुर्मी समाज जो है वो अपने आप में भी कन्फ्यूज समाज है। कुर्मी समाज अपने आप को हिंदू भी कहता है, अपने आप को अनुसूचित जनजाति भी कहता है, अपने आप को प्राकृतिक धर्म का पालक भी कहता है, अपने आप को सरना धर्म का समर्थक भी कहता है। ये संघी भी है, ये कांग्रेसी भी है, ये राष्ट्रवादी भी है, ये क्षेत्रवादी भी है, ये जातिवादी भी है, ये संकुचित भी है, ये इलेबोरेटेड भी है, ये निर्धन भी है, ये संपन्न भी है। तो ये जो पैरामीटर है ना, जो ट्राइबल स्टेटस का जो पैरामीटर है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा समाज जानबूझ के फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस वजह से भी ये जो स्टेटस देने की बात है वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव का ये जो माहौल तैयार हुआ है, इसके ठीक पहले रांची में यहाँ पर कुर्मियों का एक हुंकार रैली हुआ था। तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के जो बड़े बड़े आयोजन, जो जातीय राजनीति करने वाले जो नेता हैं, इसके पीछे क्या मंशा रहता है? उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता भी मंच पर दिख रहे थे। आप कलश ओहदार की जो बात कर रहे हैं, जो कलश यात्रा करते हैं और बोलते हैं कि हमें ट्राइबल स्टेटस दो, एक तरफ वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, मैं इसको किसी विवाद के रूप में नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन विसंगति देखिए कि एक तरफ वो कलश यात्रा करते हैं, ठीक है, दूसरे तरफ अपने आप को ट्राइबल स्टेटस मांगते हैं। और वो जो कोल्ड ओहदार हैं, कथित कलश ओहदार जो हैं, हर लोकसभा चुनाव से पहले उनका एक रैली होना ही होना है और उससे पहले एयरपोर्ट पे एनडीए के नेताओं को माला पहनाते हुए, गमछा पहनाते हुए हर
5 साल में जब भी लोकसभा चुनाव आएंगे या विधानसभा चुनाव आएंगे तो उनका एक रैली का घोषणा होता है। ये सर्वविदित बात है और इनके बातों को समाज बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट इनका रहता है ताकि जो मन मुताबिक डील हो सके या मन मुताबिक इनका गुजारा बसर जो है वो हो सके। तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हाँ सही एफर्ट की बात करेंगे तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, बोकारो के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में वास्तव में कुछ लोग ऐसे जागृत अवस्था में हैं, पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। उनका उल्लेख करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये आप मानते हैं अभी तक जो भी बात आया आदिवासी कुर्मी है कि नहीं? निश्चित रूप से है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि ना इसमें कोई कानूनी पेंच है, ना कोई सामाजिक पेंच है, ना किसी तरीके का राजनीतिक पेंच है। बस मामला ये है कि इस कुर्मी जाति के ऊपर जो रोटी सेंकी जाती है तो सब कोई अपना रोटी सेकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इतना आसानी से उपलब्ध होने वाला ईंधन जो है, राजनीतिक ईंधन, वो हाथों से छीन जाए। तो क्या ये अभी लोकसभा का चुनाव का अगर मुद्दा नहीं होता है तो आने वाले समय में लोकसभा में, विधानसभा चुनाव जो होंगे इसी साल के आखिर में, उसमें ये मुद्दा गरमाएगा झारखंड में? बिल्कुल गरमाएगा, गरमाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं जो है वो महतो, मियाँ, मांझी, मुंडा, महरा, मूलवासी के एकजुट होने का समर्थक हूँ। लेकिन चूँकि कुर्मी समाज झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है और किसी भी परिवार में बड़े भाई की जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे व्यापक होता है। उस नाते भी हमारे समाज को यह जानना होगा कि हमारा एकजुट होना जरूरी है। कागजी आंकड़े बताते हैं कि 25% हमारी आबादी है। जातीय गणना में देखा जाता है, लोग बताते हैं कि नहीं ये 16% है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी आबादी 35 से 40% है और हम लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से निर्णायक की भूमिका में हैं। हमारा समाज अगर एकजुट हो जाए, हमारा समाज अगर राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाए, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के रूप में हमारा समाज फोकस करने लगे और पट्टे में, पार्टी में, जाति में और चीज़ों पे बंट के अगर अपना ध्यान न भटकाए तो कुर्मी समाज निश्चित रूप से झारखंड को अकेले अपने दम पे सर्वोच्च शिखर पे ले जाने का काबिलियत रखता है, कुवत रखता है। हाँ, बशर्ते कुछ जो 1-2 नाम आपने जिक्र किए, ऐसे फूट डालो शासन करो वाले राजनीतिक नेताओं से बचने की ज़रूरत है। उनके राजनीतिक और चुनावी स्टंट को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जवाबदेही कुर्मी समाज के युवाओं के ऊपर है कि कुछ नए चेहरे जो चुनावी दंगल में भाग्य आजमा रहे हैं। एक छोटा सा मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि एक तरफ समाज बोलता है कि नहीं हम नए चेहरों को मौका देंगे, वहीं दूसरी तरफ संतोष महतो जैसे लोग चुनाव में उतरते हैं तो उनको निराशा हाथ मिलता है। एक तरफ जो है अमित महतो, अभी खतियानी पार्टी का उनका ये रजिस्ट्रेशन हुआ, वो क्या है कि सोशल मीडिया पे लाइव आके बोल रहे हैं कि नहीं जयराम को जिताइए। अरे भाई, अगर आप अपने समाज के लोगों को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, युवाओं को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, तो ना बल्कि आपको चैनलों के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जाके चुनावी दंगल पे जमीन पर उतर के उनका समर्थन करना चाहिए, उनके लिए चुनाव प्रचार करना चाहिए, उनको जिताने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो एक युवा पीढ़ी मजबूत होगी। नहीं तो क्या होगा, जिस तरीके से रामटल चौधरी जी 30 सालों से उन्होंने जो है लगभग 30 साल राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने अपने बाद क्या किसी पीढ़ी को मजबूत होने दिया? नहीं होने दिया, जिसका खामियाजा पूरा झारखंड भुगत रहा है, सिर्फ रांची या आसपास का क्षेत्र नहीं। तो हम कुर्मी समाज के युवाओं को चाहिए कि हम लोग राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा सुनिश्चित करें, साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को मजबूत करें, जागरूक करें और बड़े भाई होने के नाते राजनीति की दशा दिशा और झारखंड को इसके विकास के उच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। ये जो कुर्मी जाति की जो बात हम कर रहे हैं, जो निर्णायक भूमिका में होती है, और कुर्मी जाति के जो कई उम्मीदवार जीत भी जाते हैं, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद अपने जाति के लिए कितना वो सोच पाते हैं, कितना कर पाते हैं? क्या उनका मन बदल जाता है? दूसरे जातियों के साथ तो नहीं देखता हूं मैं, लेकिन अपने जाति के साथ ये पता नहीं किस टाइप की विसंगति है कि जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं तब तक उनको याद रहता है कि कुर्मी अनुसूचित जनजाति है, उनका बरसों पुराना मांग, सदियों पुराना मांग अधूरा है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के कांटेक्ट में आते हैं, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं,
हमारे बड़े भैया सुदेश महतो हैं, सरकार को हमेशा बनाने और गिराने के पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने समाज को बनाने के लिए इस तरीके का स्टंट करने का कभी जो है वो जिद नहीं मचाया। हमेशा उनकी जिद होती है कि कुर्सी कैसे मिल जाए, मंत्रालय कैसे मिल जाए, सिल्ली, रामगढ़, मांडू और बड़का गांव कैसे मिल जाए, ना कि कुर्मी का जो बरसों पुराना मांग है वो कैसे मिल जाए। तो ये विसंगति है, लेकिन हाँ कुछ चेहरे उम्मीद जगा रहे हैं। हमारे समाज के कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे उम्मीद जगी है कि अगर उनको सत्ता मिलती है, अगर वो विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचते हैं तो हमारी वर्षों मांग पूरी होने की उम्मीद जगती दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे संतोष महतो से, जो उम्मीदवार रहते हैं हमेशा जब ये चुनाव होता है विधानसभा का, तब ये रामगढ़ क्षेत्र से उम्मीदवार होते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इनसे वो सब जानकारी जानने की कोशिश की जो लोग जानना चाहते हैं, एक आम वोटर जानना चाहता है कि जाति के नाम पर किस तरह से वोट मांगते हैं नेता, और जीतने के बाद उनके साथ क्या कुछ होता है। हर अपडेट चुनाव को लेकर आपके पास पहुंचेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के पास।